क्या देखते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में ए और आर के बीच में रिलेशन क्या आएगा करके। ठीक है ना। तो चलो, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में जो भी एटम होते हैं वो एटम कहाँ पे टच करते हैं करके, है कि नहीं है। जहां वो टच करेंगे वहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर का रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो पहला देखते हैं किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोलते हैं अपन, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे। कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, ना ही एज पे है, ना ही फेस पे है, और ना ही बॉडी के बीच में है। मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें भी कहाँ रहते हैं एटम, तुम्हारे आठों कॉर्नर पे रहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या रहेंगे, ऑल 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। है बात बरोबर। दूसरा क्या रहेगा, एटम्स टच किसके अलोंग में कर रहे हैं। तो देखो ये 4 एटम ऊपर थे, 4 एटम नीचे थे, फॉर एग्जाम्पल। एक दो, ये है, 4 एटम कहाँ थे, ऊपर में थे, तो 4 एटम कहाँ थे, नीचे में थे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ये थे कि नहीं थे। अब ये जो एटम बनाया था मैंने बताया था इसको दबा के बनाया करके मैंने एटम को। लेकिन मेरे को पता है ये दोनों एटम क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, ये भी एटम टच करेंगे, ये भी एटम टच करेंगे। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे को टच करेंगे। मतलब जो भी एटम तुम्हारे टच कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, अलोंग द एज टच कर रहे हैं, है कि नहीं। मतलब एक एटम यहाँ पे है तो दूसरा एटम यहाँ पे है, और ये दोनों इस एज के अलोंग क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। एक एटम यहाँ पे, दूसरा एटम यहाँ पे है, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, इस एज के अलोंग टच कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एटम्स आर टचिंग टू ईच अदर, एटम्स आर टचिंग टू ईच अदर बोल सकते हैं, और इज इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर अलोंग द एज। टचिंग टू ईच अदर अलोंग द एज, कहाँ पे, एज के अलोंग टच कर रहे हैं। तो मेरे को पता है ये तो क्यूब है तुम्हारा, क्यूब की एज लेंथ क्या होती है, ए। क्या रहेंगी, ए रहेंगी ना। किधर जान दो मैं बना रहा हूं, एज लेंथ क्या रहेंगी, ए। तो देखो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। आई बात समझ में। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये दोनों के दोनों क्या है, टच कर रहे हैं। तो यही क्या है तुम्हारा एज लेंथ होगी ये क्या आ जाएंगे, एज लेंथ ए आ जाएंगी। अब मेरे को पता है रेडियस क्या होती है, आर। तो एटम क्या रहेगा, ये भी आर रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल्स टू क्या रहेगा तुम्हारा, 2 आर। रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में जो एज लेंथ है और जो रेडियस ऑफ एटम है उसके बीच में रिश्ता क्या आएगा, एज लेंथ इज टॉइस ऑफ रेडियस ऑफ द एटम। आई बात समझ में। इसी के अलॉन्ग टच करेंगे ना ये लोग। ठीक है। अब देख लेते फॉर बीसीसी यूनिट सेल, किसके लिए, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव नोट में लिखाऊंगा वो डेफिनेशन। फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें देख लेते हैं एटम कहाँ कहाँ पे रहते हैं। 8 एटम रहेंगे कॉर्नर पे, और एक का रहेगा बॉडी के सेंटर पे। तो इसमें लिख सकता हूं मैं 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड वन इज इनसाइड द क्यूब। और एक कहाँ रहेगा, क्यूब के अंदर में रहेगा, है।
इसलिए क्या बोले थे अपन उसको, बॉडी सेंटर्ड। अब मेरे को बताइए टच कहाँ पे कर रहे थे, तो देखो अपन बनाते, इधर ध्यान देना 1 मिनट, टच कहाँ पे कर रहे करके, क्योंकि जहां ये टच करेंगे एटम वहीं से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए और आर के बीच का रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो ये है तुम्हारा क्यूब, बना देता हूँ, है क्यूब। ये मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ कि तुमको भी बनाना आ सके, क्यूब बनाना कैसे है करके, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट मैं कॉपी भी कर सकता था उधर, तो बड़ी बात नहीं है। तो क्या रहेंगे, कॉर्नर 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 कॉर्नर, और क्या रहेगा, एक रहेगा बीच में, है बात बरोबर। ये कॉर्नर छूट गया। तो देखो मेरे को पता है ये जो एटम है तुम्हारा बीच वाला एटम, ये इन चारों को धक्का दे रहा हूँ ऊपर में, तो ये चारों एक दूसरे को टच नहीं कर पाते होंगे। यही वाला सेम एटम नीचे चारों को भी धक्का देता हूँ, तो ये चारों भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाते होंगे। ये इसके अलाउंग भी टच कर पाते होंगे क्या, नहीं, क्योंकि देखो ना 1 2 3 4, ये एटम इधर से भी तो धक्का देता होगा, और ये एटम इधर से भी तो धक्का देता होगा। मतलब ये अकेला एटम इन चारों को, जो फेस के ऊपर में चार आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, ये फेज है ना, फेस के अलोंग जो चार एटम आ रहे हैं उन चारों को टच होने दे रहा नहीं है। मतलब ये एज के अलोंग टच करेंगे क्या, नहीं। लेकिन मैं बोल सकता हूं ये एटम इसको चिपका रहेगा और ये एटम इसको तो चिपका रहेगा ना, अलोंग दी बॉडी डायगोनल। ये बोल सकता ना, जैसे देखो बीच में एक एटम रखा है यहाँ पे, एक ऊपर में उधर में एटम है और एक नीचे में इधर में एटम है, ये तीनों तो टच कर रहे होंगे ना एक दूसरे को। लेकिन ये एटम के कारण ये जो चारों एटम है ये एक में को टच नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीच में है उनके एकदम। सेम इधर में भी बीच में, इधर में भी बीच में, उधर में भी, ऊपर में भी बीच में, और नीचे में भी बीच में, तो टच करने देगा क्या है, नहीं। हाँ लेकिन ये उसके भी कांटेक्ट में रहेगा और इसके भी कांटेक्ट में रहेगा। मतलब क्या रहेगा, ये आइटम इसके भी कांटेक्ट में रहेगा और इसके भी कांटेक्ट में रहेगा ना, दोनों करेगा। तो बोल सकता हूं मैं एटम्स आर टचिंग अलोंग द बॉडी डायगोनल। कहाँ टच कर रहे हैं, अलोंग द बॉडी डायगोनल। तो बोल सकता हूं एटम्स आर टचिंग अलोंग द बॉडी डायगोनल। कहाँ टच कर रहे हैं बेटा, अलोंग दी बॉडी डायगोनल। ये बात समझ में आई ना, आई बात समझ में। देखो ये एटम इसके टच में रहेगा, तो ये एटम भी तो इसके टच में है ना तुम्हारा, रहेगा नहीं है। तो देख लेते हैं बॉडी डायगोनल के अलोंग आ रहे हैं तो कहानी कुछ ऐसी आएंगी, ठीक है। तो ये एक एटम है तुम्हारा, इसको ऐसे रोटेट कर लेता हूं मैं, ये इधर में है दूसरा एटम, ठीक है। तीसरा एटम है, तीनों एटम। तो यही तो है ना बॉडी डायगोनल। ये रहेगा ये वाला कॉर्नर ए मान लेता हूँ, ये बी एटम मान लेता, ये सी मान लेता। तो ये रहेगा ए एटम, ये बी एटम, ये सी एटम। लेकिन ये एक ही मेटल के बने हैं तो तीनों एटम क्या रहेंगे तुम्हारे, सेम। अब ये रेडियस क्या आ रही थी, आर, तो ये भी क्या रहेगा आर, और ये भी क्या रहेगा आर ही रहेगा, और ये भी क्या रहेगा आर ही रहेगा। देखो ये जो आ रहा है तुम्हारा क्या आ रहा है, बॉडी डायगोनल का सेंटर। ये भी क्या आ रहा है, बॉडी डायगोनल का सेंटर। मतलब इस एटम के सेंटर से लेके इस एटम के सेंटर तक की क्या रहेंगी, बॉडी डायगोनल। इसकी लेंथ तो मुझे पता है क्या आती है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या आती है, बताओ। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, अगर एज लेंथ ए है क्यूब की तो बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या आती है, √3 है। क्या आती है, √3 है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस √3 है इक्वल्स टू क्या रहेगा तुम्हारा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तो क्या आ जाएगा, 4r आ जाएगा, रहेगा कि नहीं आएगा। तो लिख सकता हूं मैं देयर फोर ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4/√3 इंटू आर। आई बात समझ में, रहेगा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये तीनों के तीनों एटम कहाँ टच कर रहे हैं तुम्हारे, अलोंग दी बॉडी डायगोनल। तो मैं एज लेंथ और रेडियस में मतलब रिलेशन कहाँ से निकालूंगा, यही से निकाल सकता हूँ जहां वो टच करेंगे। आई बात समझ में। चलो फिर देखते हैं एफसीसी, क्या देखते हैं, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो बॉडी डायगोनल में बीसीसी में बॉडी के अलोंग टच कर रहे थे, एफसीसी में कहाँ टच करेंगे, अलोंग द फेस।
बताता हूँ मैं निकाल के डायग्राम। ये एक और बार बताओ। अच्छा ये दिख नहीं रहा था क्या? देखो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ पे रहेंगे? कॉर्नर पे भी रहेंगे और बॉडी के बीच में भी रहेंगे। अब मेरे को पहले ये पता करना है कि ये टच कहाँ पे कर रहे हैं। जहां पे टच करते रहेंगे एटम, वहीं से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ ए और आर के बीच में, है कि नहीं है? तो देखो मैंने देखा पहले इन चारों को, है। तो ये चारों के चारों के बीच में ये एटम जा रहा है ना इधर से। तो ये एटम क्या करेगा, मान लो ये ऐसे चार है तुम्हारे, इस एटम क्या कर रहा है, जाके फिट हो रहा है। तो इनको थोड़ा सा अलग कर देगा। अब इनको थोड़ा सा अलग करेगा तो ये भी चारों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, मतलब ये अलोंग दी एज टच कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। वैसे ये चारों भी अलोंग द एज नहीं टच कर पाएंगे, ये भी चार नहीं कर पाएंगे, ये भी चार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो एटम है तुम्हारा, ये तो सभी चारों के कांटेक्ट में है, ऊपर भी चार और नीचे भी चार। ये एटम किसके कांटेक्ट में है, ऊपर के भी चार और नीचे के भी चारों के कांटेक्ट में है ना। तभी तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। अब देख लेते हैं। तो ये एटम सभी के कांटेक्ट में, तो ये एटम इसके भी कांटेक्ट में होगा, ये एटम इसके भी कांटेक्ट में होगा। तो मैं बोल सकता हूँ अलोंग दी बॉडी डायगोनली एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। है बात बरोबर? मतलब ये एटम इस एटम को अटैच रहेगा और ये एटम ऊपर में इस एटम को अटैच रहेगा। तो वही बना लिया मैंने, ए एटम, बी एटम और ये सी एटम। भला है तीनों के तीनों एक ही है, लेकिन बताने के लिए मैंने सिर्फ एबीसी लिखा है। तो ये भी सेम वही मेटल का होगा, ये भी सेम वही मेटल का होगा, ये भी सेम वही मेटल का होगा तुम्हारा। तो क्या रहेगा, रेडियस इसकी आर है तो इसकी भी आर रहेंगी, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर। और यहां से लेके यहाँ की दूरी क्या आ रही है, बॉडी डायगोनल आ रही है तुम्हारी। और बॉडी डायगोनल कितनी आएगी, √3 है। तो मैं लिख सकता हूँ √3 इक्वल टू क्या रहेगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, मतलब क्या आ जाएगा 4R। तो क्या रहेगा √3 इक्वल टू 4R। तो ए क्या आ जाएगा, 4/√3 इंटू आर। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? एफसीसी में क्या रहेगा, बताया था एफसीसी का मतलब ही क्या रहेगा, सीसीपी। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में क्या आएगा, 12 12। ठीक है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या रहेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। है तो इसमें एटम कहाँ रहेंगे तुम्हारे, 8 एटम रहेंगे कॉर्नर पे और 6 एटम कहाँ पे रहेंगे, फेस पे। फेस कितने आते हैं बताया था, 6 आते हैं करके। तो क्या रहेंगे, 8 एटम्स एट कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड 6 is at center of face, and 6 atom present at center of face। ठीक है ना। तो देखो 8 कहाँ पे आ गए, कॉर्नर पे तो आ गए, तो ये क्या रहेगा, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर। तो 4 हो गए, एक उधर वाला फेस रहेगा, एक आगे वाला फेस रहेगा। तो ये एक हो गया पीछे वाला और ये एक हो गया तुम्हारा आगे वाला। है ये पीछे वाला, ये कहाँ आ गया, आगे वाला एक। तो 6 फेस में आगे बराबर। अब देखो ये जो चारों के चारों एटम है, ये इससे कनेक्टेड रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो बोल सकता हूँ ये जो एटम है तुम्हारा फेस के सेंटर वाला, ये इन दोनों मतलब इन चारों जो एक ही फेस में आ रहा है उनसे अटैच है करके। तो इनसे अटैच रहेगा तो बोल सकता हूँ ये तीनों के तीनों यहाँ अटैच रहेंगे करके। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, यहाँ पे अटैच रहेंगे आराम से। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ एटम्स आर टचिंग अलोंग दी फेस डायगोनल। इसमें एटम कहाँ टच करेंगे, एटम्स आर टचिंग अलोंग दी फेस डायगोनल। तो क्या रहेगा, एटम्स आर टचिंग along the फेस डायगोनल। कहाँ टच करेंगे बेटा, फेस डायगोनल के अलोंग। तो सेम कहानी यही आ जाएंगी। है रहेंगे कि नहीं रहेंगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वहां पे फिट आ जाए करके। ये आगे तुम्हारे फेस डायगोनल रहेंगी। अब मेरे को बता फेस डायगोनल की दूरी कितनी आती है क्यूब के अंदर में, √2a। कितनी आती है, √2a। ये क्या रहेगा पूरा √2
ए रहेगा। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर क्या रहेगा 4r। 4r इक्वल टू क्या आ जाएगा √2a। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 4r इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 इंटू ए। हेलो। हाँ। कितना आ जाएगा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। 4r इक्वल टू √2a। इस 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 इंटू टू। तो 2 √2 आ सकता है। तो वो सिंप्लीफाई करके की आ सकता है तो सिंप्लीफाई कर लेना। तो कितना आ जाएगा एससीसी में आ जाएगा ए इक्वल टू 2r। है क्या नहीं है। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना r इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए। मतलब क्या रहेगा 0.5 ऑफ ए। मतलब रेडियस इज हाफ ऑफ एज लेंथ। और वो दिख भी रहा है कि रेडियस क्या आ रही है तुम्हारी एटम की एज लेंथ के आधी आ रही है। आई बात समझ में। तो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। लगे ना तुमको सीईटी की तैयारी चल रही करके। नहीं तो तुम बोलेंगे सर सीईटी की तैयारी भूल गए क्या सीईटी में भी एडमिशन करे करके। अरे भैया। यस। तो बताओ व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है। 12 2 4 6। हाँ बरोबर पढ़ना गधे। वही तो बोल रहा गधे बरोबर पढ़ो। टू डायमेंशनल बोला उसने। मैंने क्यों पढ़ा है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में कितना आ रहा था 6। इसका आंसर क्या रहेगा बी। है। अब इसमें देखते हैं क्या बोला है। इफ मेटल क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी स्ट्रक्चर किसमें हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में। मतलब जो मेटल है मेटल को मैंने देखा तो उसके अंदर यूनिट सेल कौन सा आ रहा था बीसीसी टाइप का आ रहा था। ठीक है। विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी दी है 4.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो बताओ द रेडियस ऑफ मेटल एटम इज। तो रेडियस ऑफ मेटल एटम कितनी रहेंगी। तो मेरे को पता है बीसीसी है। क्या है बीसीसी है। तो बीसीसी में मेरे को पता है कहाँ टच कर देते हैं अलोंग दी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अलोंग क्या आ जाएगा √3 है। और ये किसके बराबर आ जाएगा 4r के बराबर। उसने किसकी वैल्यू दिया है मेरे को एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू दिया है मतलब ए की वैल्यू दे दिया है कितनी दिया है 4.29 इंटू 10⁻⁻8। तो क्या रहेगा √3 इंटू 4.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4r। तो मैं रेडियस लिख सकता हूँ क्या रहेगा √3 इंटू 4.29 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आएगा आंसर। बताओ क्या आएगा आंसर। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये अब होमवर्क रहेगा आपको। ये भी होमवर्क रहेगा आपको। कितना आ जाएगा अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सीईटी का क्वेश्चन है। इतना टाइम ना रहता। तो ये कितना रहेगा 1.732। ये कितना रहेगा तुम्हारा 4 से डिवाइड कर दो। 1.732 से थोड़ा ज्यादा 1.732 से थोड़ा ज्यादा क्या आएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। ऑप्शन ए। अरे ये कितना आ रहा है √3 1.732। इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 4 डिवाइडेड बाय 4.29 एक से थोड़ी ज्यादा। कितनी आएंगी एक से थोड़ी ज्यादा आएंगी। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी ज्यादा वैल्यू से तो थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएंगे ना इसकी कितनी आ जाएंगी 1.86। बाकी 10⁻⁻8 तो वही रहेगा। तो कितना आ जाएगा 1.86 1.86 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। खत्म। स्टेट बोर्ड में आया तो लॉग लगाओ ना आंसर निकालो। क्या टेंशन है मेरे को उसमें। यस पहले का आंसर 60 तो बोला है ना 2 पे कराएगा मैंने। डी है डी। 6 बोला बी पे कैसे कर दिया फिर। ठीक है ना। क्या रहेगा डी रहेगा। अब वैसे ही बताओ ये भी होमवर्क है आपको ये भी होमवर्क है। इसमें बताओ 35 का आंसर क्या होगा। इफ ए इज द एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देन एटॉमिक रेडियस। ए क्या दी है एज लेंथ तो एटॉमिक रेडियस क्या रहेंगी आधी रहेंगी। अभी करा मैंने तो क्या रहेगा बी। अब ये बचा है अपना ये भी बचा है ये भी बचा है। आई बात समझ में। चले आगे अब।
अब देखते हैं पैकेजिंग फ्रैक्शन। उसके पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ये लिख लिया ना सबने? चलो अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना? तो इसको समझने के लिए अपने को क्या समझना पड़ेगा? ठीक है, तो लिख लिए क्या? तो देखो, इसको समझने के लिए, अब इसको बनाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये सब इसलिए बनाना पड़ता है ताकि गधे बच्चों को चित्रकला आ सके। आई बात समझ में? और तुम गधे बच्चे हो क्या? तो फिर तुम्हारी बात कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, जो एब्सेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? देखो ये मैं कैसे बनाता हूँ। ये जुगाड़ सिर्फ मेरे पास में है अभी, अभी कुछ दिन में तुम्हारे पास भी आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये चित्रकला आप लोग बना पाओगे क्या आराम से? क्योंकि मैं बना के दिखा रहा हूँ ना कैसे बनती है। देखो, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। किन दोनों को? इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। ये हुई बात। देखिएगा चित्रकला है कैसी? ये चित्रकला अच्छी है ना? हाँ, जस्ट लाइक शकुंतला। इसमें आपको यूनिट सेल दिखते होंगे अब, ठीक है ना? मान लेते हैं इसके अंदर कितनी यूनिट सेल आ रहे हैं। देखो, ये एक, ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन, एक दो तीन चार यहाँ आ गए, नीचे से भी चार, कितने हो गए? 8 यूनिट सेल आ गए, बरोबर। अब देखो, अगर मैं कॉर्नर पे एक एटम को रख रहा हूं, कहाँ रख रहा हूं? यूनिट सेल के कॉर्नर पे रख रहा हूं, तो वो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा ये अपने को पता करना है। तो पहले, ठीक है ना? तो देखो, अगर मैं यहां पे रख रहा हूं एक एटम को, ठीक है, तो ये एटम क्या दिख रहा है मेरे को? सभी के सभी 8 यूनिट सेल के अंदर जाके बैठ रहा है कि नहीं है? मतलब इस अकेले एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना जा रहा है? 1/8 रहेगा, नहीं है? कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोल सकता हूं मैं? जो भी कॉर्नर पे एटम रहेगा, कहां पे रहेगा? कॉर्नर पे, उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1/8। क्योंकि देखो ना, ये अकेला एटम इस यूनिट सेल के अंदर भी है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सेम नीचे में इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, सभी इसके अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये कितना कंट्रीब्यूशन करेगा एक यूनिट सेल के अंदर में? 1/8 करेगा। तो क्या है कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल? किसका? एटम का कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल। अगर वो कॉर्नर पे है तो कितना आ जाएगा? 1/8। कितना आ जाएगा? 1/8। अब कहां रखते हैं इसको? अब इसको रख देते एज पे। कहां रख देते हैं? एज पे। तो किसी भी एक एज पे रख के देखते हैं। इस एज पे रख दूं क्या एटम को? देखते हैं, इस एज पे रख दिया मैंने, तो है ना मेरा एटम। तो ये एटम देखो मेरा कहां कहां पे जा रहा है। देखो, इस यूनिट सेल में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, सेम नीचे इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। क्या ये एटम इधर वाले किसी यूनिट सेल में जा रहा है? नहीं। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो एज पे मैं एटम रखता हूँ वो कहाँ का जाएगा? उधर वाले इसमें भी जाएगा, इधर वाले इसमें भी जाएगा, नीचे में भी जाएगा और इधर वाले इसमें भी जाएगा। मतलब 4 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। तो मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारा एज पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा? एज पे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1/4। आई बात समझ में?
अब इसके बाद में देखते हैं कहाँ पे हो गया, कॉर्नर पे भी हो गया, एज पे भी हो गया, और कहाँ पे रहता था, फेस के सेंटर पे है। तो कोई भी एक फेस ले लेता हूँ, कौन सा ले लेता हूँ, ये फेस ले लिया है। तो इसको फेस के बीच में रखा है एकदम मैंने, तो क्या है, ऊपर वाले यूनिट सेल में भी जा रहा है इसमें, साथ ही साथ में आधा हिस्सा कहाँ जा रहा है इसका, इस नीचे वाले में जा रहा है, इधर वाले में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब बोल सकता हूँ जो फेस के सेंटर पे रहेगा वो कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, 2 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब आधा इधर रहेगा तो आधा उधर वाले इसमें रहेगा। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, किसका, फेस सेंटर, किसका बोल रहा हूँ, फेस सेंटर का कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/2 आ जाएगा, आएगा 1/2। अब क्या देख लेते हैं, अब बॉडी के बीच में देख लेते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर रख देते हैं। तो मान लेते कौन सा यूनिट सेल, ये यूनिट सेल मान लेते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत बना देता हूँ ये यूनिट सेल। हाँ, दिख गया ना किसी यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ करके मैं, है। तो ये यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, इतनी इसकी मैं। अगर इसके बीच में रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया, एकदम इसके बीच में, तो वो इसी के बीच में रहेगा ना, इमेजिन करोगे तो। उधर वाले इसमें जाएगा क्या, नहीं, इधर वाले इसमें जाएगा क्या, नहीं। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, एक यूनिट सेल में पूरा का पूरा आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो बॉडी के सेंटर में रहेगा, कहाँ रहेगा, बॉडी के सेंटर में, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, पूरा का पूरा आएगा उसी यूनिट सेल के अंदर में। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर में, कौन था, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में, अगर तुम्हारा कॉर्नर पे कोई एटम रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा उस यूनिट सेल में, 1/8 आएगा। एज पे रहेगा तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। और अगर फेस पे रहेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और अगर बॉडी सेंटर पे रहेगा तो कितना आ जाएगा, 1। देखो फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में भी समझ लेते हैं। तुमने बॉडी के बीच में रखे, यहाँ पे एटम को रखे एक, तो वो क्या है, ये यूनिट सेल के अंदर ही आ रहा है। तो इसका पूरा का पूरा मास या पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या आएगा, इसी यूनिट सेल के अंदर में आएगा। अब मान लेते हैं आपने किधर में रखे हो, कॉर्नर पे, जिस रूम में आप बैठे हो उसके कॉर्नर पे इमेजिन करो, कॉर्नर पे रखे हो। तो तुम्हारे तरफ यूनिट सेल है, जहां आप बैठे हो वो एक यूनिट सेल, उसके ऊपर में भी तो एक होगा, उसमें भी जा रहा है उसका कंट्रीब्यूशन। उसके बगल में एक होगा, उसमें भी जा रहा है। उसके नीचे में एक होगा, उसमें भी जा रहा है। और ये चार जैसे यूनिट चला है इसके समान, उसके अपोजिट में भी तो चार रहेंगे ना, उसमें भी जा रहा है वो। तो कहाँ जा रहा है, 8 जगह जा रहा है उसका कंट्रीब्यूशन। अब मान लेते कहाँ, फेस के सेंटर पे। तो ये है ना बोर्ड, इस बोर्ड के बीच में एटम रख दिया मैंने। तो आधा एटम कहाँ रहेगा, इधर आएगा, तो आधा एटम उस रूम में जाएगा तुम्हारा। तो कितना आ जाएगा, 1/2 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और एज पे लेते हैं, इस एज पे यहाँ पे एटम रखा मैंने, तो इधर में कंट्रीब्यूट करेगा, ऊपर वाली यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बगल में कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके नीचे में कंट्रीब्यूट करेगा। तो कितनी जगह कंट्रीब्यूट करेगा, 4 जगह करेगा। तो बोल सकता हूं मैं जो भी एज पे रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/4। कॉर्नर वाले का 1/8, बॉडी के सेंटर वाले का 1 आएगा, और जो फेस वाला रहेगा उसका कितना आएगा, 1/2 आएगा। आई बात समझ में, लिखो ये, बना भी सकते हो, एकदम हार्ड नहीं है ये। तो देखो, देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एससीसी में, किसमें देखते हैं, एससीसी में। पहला देखते हैं एससीसी में, जो तुम्हारे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे एक यूनिट सेल में वो कितने रहेंगे, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए इधर ध्यान दो, पहले ना समझा तो एक और बार पूछो, नहीं समझा तो और पूछो, और पूछो, और पूछते रहो जब तक नहीं समझ में आता। एससीसी में एटम कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है क्या, नहीं है, आठों कॉर्नर पे रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूं इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आ रहे हैं। दिख तो रहे मेरे को 8 एटम क्या, लेकिन ये आठों के 8 एटम पूरे यूनिट सेल के अंदर में है नहीं, कुछ कुछ पोर्शन आ रहा है इसका, कुछ हिस्सा ही आ रहा है ना इनका। तो मेरे को पता है कॉर्नर के कितने हैं, कॉर्नर वाले एटम कितने हैं, कॉर्नर वाले 8 एटम है तुम्हारे, रहे कि नहीं है। एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम, कितना आ रहा है, 1/8। तो टोटल 8 एटम मिलके कितना कंट्रीब्यूट कर देंगे, एक एटम के बराबर कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं बोल सकता हूँ जेड इक्वल टू क्या रहेगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंटू कितना आ जाएगा, 8। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं मैं,
ठीक है ना। मान लेते एक एटम का मास कितना आ रहा है, 1 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 ग्राम, 1 ग्राम नहीं, कितना, 8 ग्राम। एक एटम का मास कितना आ रहा है, 8 ग्राम। तो ये जितने भी एटम है सभी के सभी आइडेंटिकल है, सबका मास कितना रहेगा, 8 ग्राम रहेगा। तो क्या यूनिट सेल का मास भी 8 ग्राम रहेगा। अब मेरे को निकालना पड़ेगा ना कि इस 8 ग्राम वाले एटम का इसमें कितना हिस्सा आ रहा है करके, रहेगा नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 8 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1/8, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/8 हिस्सा आ रहा है। सेम इसके लिए कितना आ जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8। मतलब सभी का मास कितना आएगा, 1-1 ग्राम ही आएगा यूनिट सेल में। तो ओवरऑल मास कितना आ जाएगा यूनिट सेल का, 8 ग्राम आ जाएगा। क्योंकि एक एटम का कितना आ रहा है यूनिट सेल के अंदर में मास, 1 ग्राम, 1 ग्राम आ रहा है। टोटल 8 ग्राम आ रहा है, तो उसका कितना आ रहा है, 1/8। पोर्शन कहाँ पे आ रहा है, यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो बोल सकता हूँ ये जो एटम है तुम्हारा, इसका कंट्रीब्यूशन, मास का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। ऐसे टोटल एटम कितने मेरे पास में, 8 है। तो सभी का मास मिलाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8 ग्राम। मतलब एक यूनिट सेल का मास भी कितना आ जाएगा, 8 ग्राम। और वो किसके बराबर है, एक एटम के मास के बराबर है बात। तो बोल सकता हूं मैं, ये सभी के सभी मिलके कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 8 का कितना आ जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब कितना आ जाएगा, 1। मतलब अगर इन सभी को मैंने हटा दिया कॉर्नर से और बीच में ही एक एटम रख दिया, तो उसका मास भी उतना ही रहेगा जितना इस यूनिट सेल का मास आ रहा था। आई बात समझ में। चलो कितना आ जाएंगे, जेड की वैल्यू 1। तो मैं लिख सकता हूं फॉर एस सी सी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देख लेते बीसीसी के लिए, किसके लिए देख लेते हैं, बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए कितना आ जाएगा, बीसीसी के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो मेरे को पता है इसमें 8 एटम कहां पे रहेंगे, कॉर्नर पे। एक कहां पे रहेगा, बॉडी के सेंटर में है। तो जेड की वैल्यू क्या रहेंगी, कुछ ना कुछ कॉर्नर के कारण आएंगी और कुछ ना कुछ बॉडी सेंटर के कारण आएंगी। कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8। टोटल कितने हैं, 8 है मेरे पास में। तो कितना रहेगा, 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर वाले का कितना कंट्रीब्यूशन आता है, पूरा का पूरा आता है। तो कितना आ जाएगा, +1। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1, मतलब कितना आ जाएगा, 2। तो मैं बोल सकता हूँ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए आ जाएंगी 2। मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ बीसीसी कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। मतलब ये जो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो रही है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट था, है कि नहीं है, ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा, अगर मैं यूनिट सेल लेता हूं और उसके अंदर ही 2 एटम रख देता हूं। क्या रख देता हूं, उसके अंदर ही 2 एटम रख देता हूं। तो जितना मास इस यूनिट सेल का आ रहा था उतना ही इसका भी आएगा। आई बात समझ में। वही तो निकाल रहा है ना कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है करके उसका। अब देख लेते बीसीसी। अब क्या देख लेते हैं, एफसीसी। एफसीसी में कितना आ जाएंगे जेड की वैल्यू, ये बात समझ में आई। देखो बता दे रहा हूं, ये कहाँ आ रहा है, कॉर्नर पे भी आ रहा है 8 के 8। फिर कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, बॉडी के सेंटर में भी। कहाँ पे आ जाएगा, बॉडी के सेंटर में भी। तो ये आ गया बॉडी के सेंटर में। तो जो बॉडी के सेंटर में उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है 1। और ये जो कॉर्नर वाले इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो कितने टोटल 8 आ रहे हैं ना, 8 इंटू कितना हो जाएगा, 1/8। मतलब आठों के आठों मिलके यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं, एक एटम के बराबर। ये लिख सकता हूं मैं। और ये एटम तो इस यूनिट सेल के अंदर ही है। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे यूनिट सेल के अंदर में, 2 हो जाएंगे। दिस 1 प्लस इन 8 का कंट्रीब्यूशन मिला के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कितना रहेगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब किसके लिए देखते हैं, फॉर एफसीसी। एफसीसी में कहाँ कहाँ रहेंगे, तो एफसीसी में रहेंगे आपके कॉर्नर, 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 कॉर्नर एंड कॉर्नर। और ये भी कॉर्नर, साथ ही साथ में कहाँ रहेंगे, फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे। ठीक है, आ गए। तो देखो ये जो फेस के सेंटर पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है यूनिट, इस यूनिट सेल में
1/2 आ रहा है, आधा बाहर जा रहा है आधा अंदर है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 1/8 आ रहा है इसका। तो ये सभी के सभी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे यूनिट सेल के अंदर में। अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, एक का कितना आ रहा है 1/8, तो सभी का लिख लेते हैं। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1/8 प्लस 1/8, मतलब आठों का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, इतना आ गया। और ये जो तुम्हारे फेस के सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, आधा, इस यूनिट सेल के अंदर में। तो कितने आ जाएंगे, आधे वाले कितने, 6 है तुम्हारे, तो क्या रहेगा, आधा एक इसका आ जाएगा, फिर आधा दूसरे इसका, फिर आधा तीसरे इसका, फिर क्या रहेगा, पांचवी इसका, फिर आधा छठवीं इसका। इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 8 इंटू कितना आ जाएगा 1/8 प्लस कितने 6 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3, कितना आ जाएगा 4। मतलब ये यूनिट सेल क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट पैक्ट है, बोल सकता ना मैं। मतलब ये इसमें पैकेजिंग बहुत अच्छी आ रही है, इसमें पैकेजिंग थोड़ी सी कम आ रही है, इसमें पैकेजिंग क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है। मतलब ये क्या रहेगा तुम्हारा, अच्छा रहेगा। मतलब जो भी हार्ड वाले सॉलिड रहेंगे वो मोस्टली मेरे हिसाब से इसी में रहेंगे, जस्ट लाइक आयरन। आयरन हार्ड होता है ना, यस। अपनी अकल, सर ऐसे सवाल मत पूछा करो। आई बात समझ में। तो एससीसी में कितना आ जाएगा, दो, सॉरी एक, बीसीसी में कितना आ जाएगा, दो, और एफसीसी में कितना आ जाएगा, चार। आई बात समझ में। अब निकालने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन यूनिट सेल, कि वो जो यूनिट सेल बना है जिस भी एटम से मिलकर बना है उसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। आइए बात समझ में। फिर होमवर्क दे दूंगा इसमें 4 5 सवाल, देखो जल्दी जल्दी टाइम होते आ रहा है। आई यहां तक बात समझ में। ये दूसरे तरीके से समझाया मैंने, ठीक है ना, कि सभी का कंट्रीब्यूशन देख लो, इतना इतना आ रहा है, तो उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आ जाएंगे टोटल, वो मेरे को वहां से पता चल जाएगा। आई बात समझ में। बस डेंसिटी तक है, फिर ये हो गया है, फिर उधर की कहानी थेरी वाली कहानी है, 2 दिन में थेरी खत्म, फिर 2 दिन में उधर की थेरी खत्म, चैप्टर ले दे के अलग, कुछ नहीं फिर चैप्टर में ज्यादा। मेन यहाँ यहाँ से ज्यादा सवाल आते हैं, ये समझ गया तो सब समझ गया, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। ये 8 आ रहे हैं ना बरोबर, ये कितने 6 है, उसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसका कंट्रीब्यूशन इतना आ जाएगा कॉर्नर वाले का, सेंटर वाले का कितना आ जाएगा 6 इंटू 1/2। चले आगे, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द यूनिट सेल। मतलब अगर कोई यूनिट सेल अलग अलग एटम से मिलके बना है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट सेल का रहेगा वही उस पूरे क्रिस्टल का रहेगा ना। जैसे Fe2O3 सॉलिड है, क्या बोल रहा हूँ, Fe2O3 सॉलिड है तुम्हारा, तो ये भी क्या है, पक्का कुछ ना कुछ क्रिस्टल अरेंजमेंट बनाने वाला है। तो इसमें आयरन भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा, दो अलग अलग आइटम आएंगे। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट सेल का आएगा वही क्या आएगा, पूरे अरेंजमेंट का भी आएगा ना, तो वही निकाल रहे हैं अपन। चले आगे, क्या अपन ये देख ले कि कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे एफसीसी में। अब बनाए लिए तो उसको इमेजिन भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं तुम्हारे, नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 4 आ रही है इसमें। तो देखो अब आ ही गया है, तो वो भी निकाल लेते और वो भी निकाल लेते, दोनों निकालते हैं। पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। तो देखो मान लेते हैं यूनिट सेल बनाए ए एटम और बी एटम से, किससे बनाए, ए एटम और आपका बी एटम, ठीक है ना। ए एटम को मैं इंडिकेट कर रहा हूं किससे, व्हाइट कलर से,
ठीक है। बी एटम को मैं इंडिकेट करूंगा, किससे बना लेते, ब्लू कलर से। किस कलर से बना लेते, ब्लू कलर से, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि मैंने एक यूनिट सेल देखा जो ए और बी से मिलके बना था। किससे मिलके बना था, ए और बी से मिलके बना था। तो उस यूनिट सेल में ए एटम कहाँ पे आ रहे थे, बी एटम कहाँ पे आ रहे थे, वो मेरे को पता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे ही बनाया करो तुम भी, धीरे धीरे आदत लग जाएंगी है। तो देखो, ए एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे भी है, सभी के सभी कॉर्नर पे है, ठीक है। बी एटम कहाँ पे है, बी एटम आ रहा है तुम्हारा फेस के सेंटर पे। कहाँ आ रहा है, फेस के सेंटर पे। ए एटम आ रहे तुम्हारे कॉर्नर पे, बी एटम कहाँ पे आ रहे तुम्हारे फेस के सेंटर पे। तो मेरे को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो अगर मैं इस पूरी यूनिट सेल में देखूं तो ए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, एक का कितना आएगा 1/8, कॉर्नर पे है तो 8 का कितना आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो मैं लिख सकता हूं ए का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ए का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कॉर्नर पे है तो कितना रहेगा 1/8। कितने आइटम कॉर्नर पे है, सभी के सभी आइटम कॉर्नर पे ही है, 8 कॉर्नर पे, तो कितना आ जाएगा 8। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देख लेते बी, बी कहाँ कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, बी आ रहा है भैया हमारा कहाँ पे, फेस के सेंटर पे। कहां पे आ रहा है, फेस के सेंटर पे। तो बी एटम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इस यूनिट सेल के अंदर में, ये निकालना पड़ेगा अपने को। तो देख लेते हैं कितना करेंगे। मेरे को पता है जो फेस के सेंटर पे रहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/2। कितने है 6 है, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 1/2। तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। मतलब ए के एटम कितने आ रहे हैं 1, बी के एटम कितने आ रहे हैं तुम्हारे 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा AB3। क्या रहेगा तुम्हारा AB3। है बात बरोबर। मतलब एक एटम ए का रहेगा तो बी के कितने रहेंगे 3 रहेंगे ना। यही क्या रहेगा इस यूनिट सेल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। वैसे ही बताओ इसके लिए क्या आएगा, दूसरा एबीसी एटम ले लेता हूं, उसमें क्या ले लेता हूं एबीसी। अब देखो जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो रहता है ना। फ्रैक्शनल चलता है क्या उसमें, नहीं चलेगा। क्या चलेगा, होल नंबर का रेशो रहेगा। तो देखते हैं इस यूनिट सेल में, ठीक है। मान लेते ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई, और ये है आपका जेड, ठीक है। तो x कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। y कहाँ कहाँ पे आ रहा है, z, z आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, दो फेस के सेंटर पे। और जो z है तुम्हारा, जो y है तुम्हारा, वो आ रहा है एकदम बॉडी के बीच में। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा। आई बात समझ में। एक्स एटम कहाँ पे आ रहा है मैंने ये भी बता दिया, वाई एटम कहाँ पे आ रहा है मैंने ये भी बता दिया, जेड एटम कहाँ पे आ रहा है मैंने ये भी बता दिया। तो ये जो यूनिट सेल बना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा ये आपको बताना है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, क्या आ गया आंसर, एक्स का कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, आया आंसर आया। तो देखो एक्स का देख लेते, एक्स कहाँ पे आ रहा है, 4 एटम आ रहे हैं और कहाँ पे आ रहे हैं कॉर्नर पे। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/8, तो 4 का कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब आधी एटम बोल सकता हूँ, एक्स का आधा एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर में। अब वाई का देख लेते हैं, वाई कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वाई तो बॉडी के एकदम बीच में प्रेजेंट है, मतलब वाई तो पूरा यूनिट सेल के अंदर ही है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1, 1 × 1 मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब ये आधा है तो ये 1 है, मतलब ये डबल आ रहा है उसकी तुलना में, ठीक है। अब जेड देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं जेड, जेड कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, चारों कॉर्नर पे भी आ रहा है और दो फेस के सेंटर पे भी आ रहा है। तो देख लेते कितना आएगा तुम्हारा। तो चारों कॉर्नर पे आ रहा है तो 4 × 1/8, चार कॉर्नर के कारण। फेस के सेंटर पे भी आ रहा है तो कितने आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितना रहेगा 2 × 1/2।
तो कितना रहेगा 1/2 प्लस 1, मतलब कितना रहेगा 3/2। है बात बरोबर? है ना, 3/2 आ जाएगा नहीं? तो देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2, ये आ रहा है 3/2। तो इस 1 को मैं 2/2 लिख सकता हूँ क्या? कितना लिख सकता हूँ? 2/2 लिख सकता हूँ। तो ये आएगा एक एटम, तो ये आ जाएंगे डबल, ये आ जाएंगे ट्रिपल। ये कितना आएगा? ये एक एटम आएगा तो ये आएगा डबल, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? ट्रिपल आ जाएगा। अरे 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 को 2/2 लिख सकता हूँ ना? है कि नहीं बात बरोबर? एक तो इस तरीके से कर सकते हो, तो क्या रहेगा, एक्स आ जाएगा एक एटम, वाई के कितने आ जाएंगे 2, जेड के कितने आ जाएंगे 3। ये ऐसे आ रहा है दूसरा दूसरा तरीका। ये अगर आप 1 ले रहे हो तो एक्स वाई और जेड, है बात बरोबर? ये कितना आ रहा है 1/2, ये कितना आ रहा है 1, और ये कितना आ रहा है 3/2। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 और 2, तो कितना आ जाएगा? ये एक्स आ जाएगा 1, वाई आ जाएगा 2, जेड आ जाएगा तुम्हारा 3। मतलब एक्स का एटम एक रहेगा, वाई के एटम 2 रहेंगे, तो जेड के कितने रहेंगे 3। इसलिए क्या आ जाएगा XY2 Z3। आई बात समझ में? ये आता ना आंसर? बहुत बढ़िया। तो देखो ये सवाल करते हैं अब। 68 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया सीईटी में। और ये भी है, ये तुम देख लेना 55। ये अभी भी आया ना लेटेस्ट में। ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये कल कराऊंगा, तो कल करेंगे वो, पहले इसको देख लेते हैं। 68 वाला। तो क्या बोला है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंसिस्टिंग, दिख रहा है ना सबको पीछे? क्या बोला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंसिस्टिंग एलिमेंट एक्स एंड वाई। क्या आ रहा है? एक्स एंड वाई आ रहा है, दैट क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी स्ट्रक्चर। मतलब ये बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, ये बात बता दोनों ने मिलके। जिसमें क्या है, इन दिस कंपाउंड एटम ऑफ एक्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एटम्स ऑफ वाई आर एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब एक्स कहाँ पे है? कॉर्नर पे। और वाई पूरे कहाँ पे आ रहे हैं? तुम्हारे बॉडी के सेंटर पे, बीसीसी में। तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट दिख रहा है एक्स वाई, क्योंकि कॉर्नर वाले का कितना आ जाएगा 8 × 1/8, तो एक आ जाएगा। और जो तुम्हारा बॉडी के बीच में उसका कितना आ जाएगा वाई, वाई कहाँ पे आ रहा है? बॉडी के बीच में, तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एक्स भी आ जाएगा 1, वाई भी आ जाएगा 1। अब बताओ कितना चिल्लर सवाल पूछा। इससे तो हार्ड मैंने करा दिया। और देखो कब आया, 24 में भी आया, 23 में भी आया ना, 25 में भी आया होगा ऐसा। ठीक है, तो चलो यहाँ विश्राम करते हैं अब। ऐसे सवाल दिए है सीट में, वो अपने सवाल आप कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैं सारे के सारे सवाल यहाँ पे कराऊंगा, क्या कराऊंगा तो तुम क्या हो जाओगे? महान योद्धा बन जाओगे। और मैं चाहता नहीं कि बच्चे इतना योद्धा बने।